हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपीपीएससी 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और आज से जो प्रैक्टिस सेट्स हम लोग सॉल्व करेंगे वह DIS द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे, जिसमें जीएस के साथ साथ करंट अफेयर के जो 2024 के करंट अफेयर है उनको भी प्रॉपर सॉल्व कराया जाएगा, जिससे कि करंट अफेयर वाला सेक्शन भी आप लोगों का कवर होता रहे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और उसके साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और देखिए, इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके और जो भी क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन हो या जो क्वेश्चन ना समझ में आए या फिर से अगर रिवीजन करना चाहे तो वहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें, जिससे जो भी अपडेट हैं आप लोगों तक पहुंचते रहें या फिर स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट मटेरियल है वो आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा सके। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, अमृतसर की संधि 1809 के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इस संधि के द्वारा पंजाब और ब्रिटिश भारत के बीच सतलज नदी को सीमा के रूप में निर्धारित कर लिया गया और इस संधि के बाद महाराजा रणजीत सिंह जम्मू, मुल्तान और कश्मीर को अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लेने में समर्थ हो गए। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला आपका सही है। इस संधि के बाद जो है, जो अमृतसर की संधि हुई थी 1809 ईस्वी में, इसके बाद जो है जो सतलज नदी है इसको अंग्रेज और महाराजा रणजीत सिंह के सीमा का एक वो मान लिया गया, सीमा रेखा मान लिया गया था। ठीक है। और इसके संधि के बाद जो है उन्हें जो सिर्फ सतलज के पश्चिम के भाग में अपने अधिकार करने की प्राप्त हुई थी, बाकी जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है और उसके साथ साथ जो है उससे लगे जो क्षेत्र हैं इस पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। ठीक है, न कि महाराजा रणजीत सिंह का। तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा जो है वो सही है। जम्मू कश्मीर, मुल्तान और कश्मीर को अपने अधिकार क्षेत्र नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गया, इसको छोड़ करके जो सतलज नदी के पश्चिम का क्षेत्र था उस पर महाराजा रणजीत सिंह का अधिकार हो गया, जबकि पूर्व वाले क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ठीक है, तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा जो है वो आपका गलत है। नेक्स्ट देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के किस सदस्य ने 1914 ईस्वी में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की थी? श्री राम वाजपेयी, हृदयनाथ कुंजरू, SG वाजे या फिर श्रीनिवास शास्त्री? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हृदयनाथ कुंजरू द्वारा। हृदयनाथ कुंजरू द्वारा 1914 ईस्वी इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और इसका मुख्य उद्देश्य था समाज में सेवा और राष्ट्रीय सेवा को प्रोत्साहित करना, मतलब लोगों के अंदर जो है एक राष्ट्र भावना का विकास करना। ऑप्शन बी हो जाएगा। महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्श सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित किए गए थे? हिंद स्वराज, एन ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिस्ट्री ऑफ द सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका या फिर द भागवत गीता आर्क अकॉर्डिंग टू गांधी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हिस्ट्री ऑफ द सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्श जो है उनकी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका में प्रस्तुत की गए थे और इसका जो प्रकाशन किया गया था इस पुस्तक का 1909 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कौन सा विकल्प या इसके किस सत्र में मूलभूत अधिकारों और आर्थिक नीति पर संकल्प पारित किया गया था? त्रिपुरी सत्र, लाहौर, लखनऊ या फिर कराची? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कराची अधिवेशन। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, जो आपके 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्ताव को पारित किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अलबरूनी की किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? अरबी, फारसी, उर्दू या फिर तुर्की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अलबरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तक किताब उल हिंद, इसकी भाषा फारसी है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और इसमें मुख्य रूप से अलबरूनी ने भारतीय संस्कृति, विज्ञान, दर्शन के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, 1857 के विद्रोह के दिनों में इनमें से किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता था? शाह हमल, मौलवी हमदुल्ला शाह, नाना साहब या फिर तात्या टोपे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलवी हमदुल्ला शाह को डंका शाह के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इनकी अगर हम बात करें, इन्होंने मुख्य रूप से जो फैजाबाद, वर्तमान अयोध्या वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किया था और इनके ऊपर अंग्रेजों ने 50,000 रुपये जो है
50,000 रुपये का इनाम रखा था इनको जिंदा या मृत्यु के बाद जो है पकड़ने के बाद, जिंदा या मृत्यु के बाद पकड़ने के बाद जो है इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम रखा गया। ठीक है, जिंदा या मुर्दा जो है 50,000 रुपये अगर कोई पकड़ करके या फिर इनके बारे में बताता है तो उसको 50,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और इन्हीं को जो है डंका शाह के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। मानव विकास के क्रम में होमो इरेक्टस मानव के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह प्रथम सीधा चलने वाला मानव था जिसे जावा मानव या पिकिंग मानव के नाम के से जाना जाता है, फिर उसकी संज्ञा दी जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका बृहद भौगोलिक वितरण था। इसने अग्नि का आविष्कार किया था और यह प्रथम कारीगर मानव था जिसने सर्वप्रथम औजार बनाए थे। कौन सा विकल्प जो होमो इरेक्टस मानव है इसके बारे में गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यह प्रथम कारीगर मानव था जिसने सर्वप्रथम औजार बनाए थे, यह आपका गलत है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें जो प्रथम कारीगर मानव था जिसके द्वारा औजार बनाया गया था वह होमो हैबिलस था। ठीक है, होमो हैबिलस था। होमो हैबिलस मानव को प्रथम कारीगर मानव बताया जाता है। ठीक है, या इसको यह मान्यता प्राप्त। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन डी गलत है, बाकी तीनों विकल्प आपका होमो इरेक्टस के बारे में सही है। नवपाषाण काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा विकल्प गलत है यह बताना है। नवपाषाण काल अर्थात नियोलिथिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग जॉन लुबाक द्वारा 1865 में किया गया था और इन्होंने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में इसका एक उल्लेख किया था। उत्तर प्रदेश में नवपाषाण प्रथम प्रस्तरोपण जो है टॉन्स नदी घाटी से लेमसूरियो ने प्राप्त किया था और इस काल के औजारों को अधिक पैना करने हेतु उन पर पालिश की जाती थी। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य है वह संत कबीर नगर के लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। संत कबीर नगर के लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। ठीक है, संत कबीर नगर के लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो विश्व के सबसे प्राचीन कृषि का साक्ष्य मिला था जहाँ से लगभग 9,000 से लेकर के 8,000 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। समुद्रगुप्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 और उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया था। उसने महान बौद्ध भिक्षु वसुमित्र को संरक्षण दिया था। प्रयाग प्रशस्ति में उसकी उपाधि धर्म प्रचार बंधु के रूप में दी गई है। समुद्रगुप्त का समकालीन लंका नरेश मेघवर्ण ने उसके पास उपहारों सहित एक दूत मंडल भेजा और गया में बौद्ध मठ बनाने की अनुमति प्राप्त की। कौन सा विकल्प समुद्रगुप्त के बारे में सही है यह बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 3 और 4। दूसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है वह गलत है। देखिए समुद्रगुप्त की बात करें तो इसने जो है वसुबंधु को संरक्षण दिया था। ठीक है, वसुबंधु जो है इसको इसके द्वारा संरक्षण दिया गया था, न कि वसुमित्र को। ठीक है, वसुबंधु को इसने संरक्षण दिया था। वसुमित्र की अगर हम बात करें तो वसुमित्र जो है यह कनिष्क के दरबार में रहता था। ठीक है, वसुमित्र कनिष्क के दरबार में रहता था। ठीक, बाकी जो समुद्रगुप्त के द्वारा जिसे संरक्षण दिया गया था वह महान बौद्ध भिक्षु वसुमित्र नहीं वसुबंधु थे। ठीक है, वसुबंधु। तो दूसरा आपका गलत है, बाकी तीनों विकल्प सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा विकल्प सही है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड का मानक समय प्रधान याम्योत्तर जीएमटी के अनुरूप है। प्रधान याम्योत्तर रेखा स्पेन से गुजरती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? सॉरी, एक सेकेंड, ये देखना। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। कुछ दिल्ली सल्तनत के पदनाम और संस्थापक सुल्तान दिया गया। दीवान अर्ज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दीवान अर्ज की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना जो है बलबन ने की थी, जो कि एक सैन्य विभाग था। दीवान अमीर कोही की स्थापना किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा और यह एक कृषि विभाग था। ठीक है, कृषि से संबंधित विभाग था। दीवान मुश्त खराज विभाग जो है इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी और यह जो है भूमिकर बकाया राशि की जांच के लिए स्थापित किया गया एक क्या था, संस्था था। नायब मुमालकत यह जो इसका स्थापना मुइजुद्दीन बहराम शाह द्वारा किया गया था। ठीक है, मुइजुद्दीन बहराम शाह द्वारा इसकी स्थापना किया गया, जिसमें इसने मुख्य रूप से अमीरों ने सुल्तान के संरक्षण में सम्मान और उसके साथ साथ समान पद देने के लिए सुल्तान के साथ जो अमीर होते थे उस समय उनको
सुल्तान द्वारा जो समान पद देने की बात की गई थी या कह सकते हैं प्रावधान किया गया था, वह नायबे मुमालकात के अंतर्गत ही दिया जाता था, उन्हें प्रोवाइड कराया जाता था। इसका सही आंसर 4, 1, 2, 3 ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय रियासतों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया। गोद लेने की मनाही केवल तीसरी श्रेणी के राज्यों के लिए थी। डलहौजी का उपयुक्त सिद्धांत सर्वथा नवीन नहीं था, क्योंकि 1834 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा था कि दत्तक पुत्र लेने का अधिकार हमारी ओर से एक अनुग्रह है, यह एक विशेष अनुकंपा तथा स्वीकृत है जो एक अपवाद के रूप में देनी चाहिए। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो सही है। ठीक है, देखिए डलहौजी की अगर हम बात करें तो इसने भारतीय रियासतों को 3 भागों में बांटा था। ठीक है, भारतीय रियासतों को 3 भागों में बांटा था। पहले के अंतर्गत वो रियासत आते थे जो ना कभी किसी मुगल शासक के अधीन थे और वर्तमान समय में मतलब ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के अधीन भी नहीं थे, तो इन्हें दत्तक पुत्र लेने की मनाही नहीं थी। ठीक है, या दत्तक पुत्र ले सकते थे। ठीक, दूसरे के अंतर्गत जो दूसरी श्रेणी थी, इसके अंतर्गत जो डलहौजी ने निर्धारण किया था, वैसे राज्य या वैसे रियासत जो कभी मुगलों या फिर मराठों के अधीन थे और वर्तमान समय में ब्रिटिश के अधीन थे, यह दत्तक पुत्र गोद लेने से पहले अंग्रेजों की सहमति से ही लेंगे। और तीसरे के अंतर्गत वह राज्य आते थे जिनका गठन अंग्रेजों ने ही किया हो। ठीक है, और वहाँ का जो नया शासक को बैठाया गया है वह अंग्रेजों की सहायता से ही बैठाया गया हो। यहाँ पे दत्तक पुत्र गोद लेने की पूर्णतः मनाही थी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तीनों विकल्प आपका सही है। महासागरीय लवणता के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समलवण रेखा कहा जाता है। समलवण रेखा केवल क्षैतिज लवणता दिखाती है, क्योंकि लंबवत लवणता के लिए अभी तक कोई निश्चित नियम नहीं बनाए गए हैं। उच्चतम लवणता विषुवत रेखा के पास पाई जाती है। लवणता में सर्वाधिक योगदान सोडियम क्लोराइड का होता है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्चतम लवणता विषुवत रेखा के पास पाई जाती है, गलत है। देखिए उच्चतम लवणता की अगर हम बात करें तो 20 से 40 अक्षांश के बीच में, 20 से 40 अक्षांश के बीच उत्तरी अक्षांशों, 20 से 40 उत्तरी अक्षांश और 10 से 30 दक्षिणी अक्षांशों के बीच में जो है उच्चतम लवणता पाई जाती है। ठीक है, उच्चतम लवणता पाई जाती है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विषुवत रेखा पर लवणता ज़्यादा नहीं मिलती है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे प्रतिदिन जो है संवहनीय वर्षा होती है 2 से 4 बजे के बीच में, जिस कारण लवणता यहाँ पे मैनेज हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्पेन की राजधानी मैड्रिड का मानक समय प्रधान या म्युत्तर जीएमटी के अनुरूप है और प्रधान या म्युत्तर रेखा स्पेन से गुजरती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला गलत है, दूसरा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर मैड्रिड की बात करें, मैड्रिड का जो मानक समय है जीएमटी के अनुरूप नहीं बल्कि उससे 2 घंटा आगे है। ठीक है, 2 घंटा आगे है, 2 घंटा आगे है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। बाकी जो मानक जीएमटी रेखा है वह स्पेन से गुजरती है, लेकिन इसका जो मैड्रिड शहर है वह मानक समय से 2 घंटा आगे है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प गलत है? चेंगतांग तिब्बत पठार से सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। असम में सादिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व से पश्चिम की ओर रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। सादिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी का 891 किलोमीटर हिस्सा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के अंतर्गत आता है। ब्रह्मपुत्र के दाएं तट पर मिलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं लोहित, बराक और धनसिरी है। कौन सा विकल्प इसका गलत होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी गलत है। देखिए लोहित, बराक और धनसिरी जो नदियां हैं वह ब्रह्मपुत्र की बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। ठीक है, बाएं तरफ की सहायक नदियां हैं, न कि दाएं। बाकी तीनों विकल्प आपका सही है। शीत ऋतु में उत्तर भारत में वर्षा के लिए जिम्मेदार पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी विक्षोभ पछुआ हवाओं के भाग हैं जो जेट स्ट्रीम के सहारे भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करती हैं। पश्चिमी विक्षोभ पूर्वी भूमध्य सागर पर उत्पन्न होती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में इनका प्रवेश पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम दिशा से होता है। शीत ऋतु में रात्रि के तापमान में कमी इसके आगमन का सूचक होता है। कौन सा विकल्प है इसका सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा आपका गलत है। शीत ऋतु में रात्रि के तापमान में कमी नहीं बल्कि रात्रि के तापमान में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, रात्रि का तापमान अधिक हो जाता है। ठीक है, और यह इसके आगमन के सूचक होते हैं। तो
पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा कार्य सामान्य केंद्रीय बैंक का नहीं है? करेंसी नोट का निर्गमन करना, साख का नियंत्रण, मुद्रा बाजार पर प्रतिबंधात्मक नियंत्रण या फिर विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुद्रा बाजार पर प्रतिबंधात्मक नियंत्रण। इसकी अगर हम बात करें, यह जो है आरबीआई से संबंधित नहीं है, ठीक है, यह आरबीआई से संबंधित नहीं है, ठीक। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक है। भारतीय करेंसी के प्रतीक चिन्ह रुपये के विषय में कौन सा विकल्प गलत है? रुपये चिन्ह की रचना आईआईटी बॉम्बे के स्नातकोत्तर उपाधिधारक उदय कुमार द्वारा किया गया था। बजट 2010 के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने इसे भारतीय मुद्रा के प्रतीक के रूप में अपनाने की बात की। 15 जुलाई 2010 को रुपये के चिन्ह का अनावरण किया गया और 2011 से इसकी शुरुआत हुई। अपनी मुद्रा की अलग पहचान रखने वाला भारत छठा देश बन गया। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है गलत है, ठीक है। अगर अपनी मुद्रा की पहचान बनाने वाला भारत छठा देश बन गया, ये गलत है। छठा देश नहीं, अगर देश की बात करें तो भारत जो है अपनी मुद्रा की एक अलग पहचान रखने वाला विश्व का 5वां देश है, ठीक है, विश्व का 5वां देश है। और इसके पहले कौन कौन से देश हैं? अमेरिकी हो गया जिसका डॉलर है, ब्रिटिश पाउंड है, जापानी येन, यूरोपीय संघ का यूरो है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संघ, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संघ, अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक संरक्षण संघ आयुसीएन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? एक सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। जैसे भारत का रुपया है, वैसे वो क्या कहते हैं, चाइना का भी रेनमिनबी है, ठीक है, चाइना का जो है युआन है, तो उसकी भी एक अलग पहचान है। लेकिन इसमें जो है जी गलत दिखा रहा है। चलिए ठीक है, इसको आप लोग देखिएगा, मैं बाद में अगर इसका सही आंसर क्या होगा। वैसे मुझे लग रहा है कि चारों विकल्प सही हैं, ठीक है, तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि जैसे भारत का रुपया है वैसे चाइना का युआन रेनमिनबी भी है, ठीक है, जिसकी एक अलग पहचान है। बाकी जापान का येन, यूरोपीय संघ यूरोपीय यूनियन का यूरो है ही, उसके साथ साथ आपका अमेरिका का डॉलर, ब्रिटेन का पाउंड, ठीक है। तो बाकी मैं देखूंगा, उसे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है, जो इसका सही आंसर होगा। वैसे डी तो नहीं ही होगा, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आयुसीएन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और यह संयुक्त राष्ट्र की अनुषंगी इकाई है। भारत इसका सदस्य नहीं है। यह रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यह संयुक्त राष्ट्र की अनुषंगी इकाई है। यह आपका गलत है। देखिए, आयुसीएन की अगर हम बात करें, इसका स्थापना 1948 में किया गया था, ठीक है, 1948 में आयुसीएन का स्थापना हुआ था और भारत इसका 1969 में स्टेट मेंबर बना था। पूर्ण सदस्य भारत आज तक जो है आयुसीएन का पूर्ण सदस्य नहीं है, याद रखिएगा। ये भारत जो है 1969 में इसका स्टेट मेंबर बना था, ठीक है। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। वित्त आयोग, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से, वित्त आयोग के संदर्भ में से इसका देखिए, इसका जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करेगा। केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवाद का निपटान वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 270 के तहत केंद्र व राज्यों के मध्य करों का बंटवारा वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है। वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना वित्त आयोग का कार्य है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवाद का निपटान करना वित्त आयोग का कार्य है। आपका गलत है, ठीक है, यह गलत हो जाएगा। और अगर मान लीजिए केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विवाद को लेकर के कोई मतभेद होता है तो उसका जो निपटान किया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद से यह अभिभूत हुआ कि धूम्रपान न करने वालों को वायु प्रदूषण से पीड़ित होने के लिए विवश नहीं किया जाएगा? सरदारी लाल बनाम राजस्थान राज्य, मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ, एससी मेहता बनाम भारत संघ या फिर सतपाल डंग बनाम पंजाब राज्य? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ मामले में जो लोग सिगरेट नहीं पीते हैं, स्वच्छ वायु का जो अधिकार है उनके लिए मौलिक अधिकार बनाया गया था, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा।
और यह जो निर्णय है मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की सहमति आवश्यक है? नए राज्यों के निर्माण या राज्य के नामों या सीमाओं में परिवर्तन, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय के अधिकार, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, इनसे संबंधित अगर संशोधन करना है तो कम से कम इसके लिए जो है कम से कम आधे राज्यों विशेष बहुमत और उसके बाद जो है आधे राज्यों के विधानमंडल की सहमति के बाद ही किया जा सकता है। बाकी नए राज्यों का निर्माण या फिर नए जो राज्य हैं उनकी सीमाओं में परिवर्तन की बात करें या नाम में परिवर्तन, यह साधारण बहुमत से होता है। ठीक है, और यह जो है संविधान संशोधन इसे नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सी हो जाएगा इसका। अशोक के रुम्निदेयी स्तंभ लेख से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा के दौरान इसे स्थापित करवाया। बुद्ध शाक्य की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम के भाग कर जो एक प्रकार का जो बलि एक प्रकार का कर था, इसको समाप्त कर दिया गया था और भू राजस्व को 1/6 से कम करके 1/10 कर दिया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। जो भू राजस्व की दर थी वो 1/6 से कम करके 1/10 नहीं 1/8 कर दिया गया था। ठीक है, बाकी दोनों विकल्प आपका सही है। मोहनजोदड़ो के बृहद स्नानागार के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यहाँ ईंटों से निर्मित है, जिसकी फर्श तराशी गई ईंटों से बनाया गया है। जलबद्ध करने के लिए इसमें जिप्सम के गारे का प्रयोग किया गया है। जलकुंड में प्रवेश करने के लिए चारों ओर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और इसमें 8 स्नानागार हैं। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जलकुंड में प्रवेश करने के लिए चारों तरफ नहीं बल्कि 2 तरफ से सीढ़ियाँ बनवाई गई हैं। ठीक है, और यह जो सीढ़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में सीढ़ियाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है, 2 दिशा में है, तो डी जो है सॉरी सी जो है इसका गलत हो जाएगा। सैयद बंधुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प गलत है? 1713 से 1720 ईस्वी तक मुगल दरबार में सैयद बंधु सबसे शक्तिशाली रहे। सैयद बंधु हिंदुस्तानी दल के नेता थे और प्रायः मुगल विरोधी और अर्धराष्ट्रीय हितों का नेतृत्व करते थे। रत्नचंद्र नामक साधारण गल्ले के व्यापारी को उन्होंने राजा की उपाधि के साथ शासन के बहुत से अधिकार दे दिए। सैयद बंधुओं के पतन का मुख्य साजिशकर्ता सादत अली खां था। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही है। सैयद बंधुओं के पतन के लिए जिम्मेदार जो था उसकी अगर हम बात करें तो वह ईरानी गुट का जो आपका चिनकिलिच खां था, इसके द्वारा सैयद बंधुओं का पतन कराया गया था। ठीक है, तो उसके लिए जो जिम्मेदार है चिनकिलिच खां निजामुल मुल्क है, न कि सैयद बंधु। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खां बुरहानुल मुल्क था। 1739 में नादिर शाह के विरुद्ध लड़ते हुए वह मारा गया था। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा आपका गलत है। ठीक है, दूसरा जो है गलत है। अगर हम बात करें स्वतंत्र अवध राज्य के संस्थापक, इसका स्थापना जो है सादत खां बुरहानुल मुल्क द्वारा की गई थी। ठीक है, और 1739 में नादिर शाह के विरुद्ध लड़ते हुए दिल्ली गया और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह की ओर से वीरतापूर्वक लड़ा, परंतु बंदी बना लिया गया और उसके बाद जो है नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण के लिए प्रेरित किया। इसके साथ साथ जो है आक्रमण से उसे 20 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई। इसने नादिर शाह को आक्रमण में मदद की थी। ठीक है, जिसके बाद जो है नादिर शाह ने इसे युद्ध के बाद 20 करोड़ रुपए दिया था। तो बाकी इसकी जो मृत्यु हुई थी बाद में सादत खां ने विष खा करके या कह सकते जहर खा करके अब मर गया था। ठीक है, न कि लड़ते हुए मारा गया था। इसने नादिर शाह की मदद किया था। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स ईस्ट इंडिया का प्रारंभिक नाम था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ने रॉयल चार्टर द्वारा इसे पूर्व से व्यापार करने का अधिकार दिया। 1608 में कंपनी ने सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय लिया और अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम कोठी 1645 में हुगली में स्थापित की थी। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अंग्रेजों द्वारा जो आप बंगाल में अपनी फैक्ट्री स्थापित की गई थी वह 1651 में हुगली में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो डी गलत हो जाएगा। महान यात्री इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृतांत रेहला अरबी भाषा में लिखा है। रेहला में अरबी भाषा में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसकी विद्वता से प्रसन्न होकर उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और कुछ समय बाद उसे मतभेद होने पर उसे कारागार में भी डाल दिया गया था।
इब्न बतूता ने मालदीव की यात्रा की, जहाँ वह 18 महीने काजी के पद पर रहा, और उसने चीन की यात्रा कभी नहीं की। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। इब्न बतूता की अगर हम बात करें, या इसके द्वारा चीन की यात्रा भी की गई थी। ठीक है, इब्न बतूता के द्वारा चीन की यात्रा भी की गई थी, और 1342 ईस्वी में 1342 ईस्वी में इसने चीन की यात्रा की थी। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट देखिए, कार्नवालिस ने अपने न्याय के सुधारों को 1793 तक अंतिम रूप देकर के कार्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही और आर्य की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। गयासुद्दीन बलबन के विषय में कौन सा कथन गलत है? बलबन को इल्तुतमिश ने 1233 में ग्वालियर विजय के पश्चात क्रय किया था। बलबन ने मंगोलों से मुकाबले के लिए दीवान अर्ज नामक एक नया सैन्य विभाग बनाया था। बलबन के समय प्रथम मुगल विद्रोह बंगाल के तुगरील खान ने किया था, और बलबन ने रक्त और तलवार की नीति का पालन किया था। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बलबन की अगर हम बात करें, इसके द्वारा रक्त एवं लौह की नीति का पालन किया गया था। ठीक है, रक्त एवं लौह की नीति का पालन किया गया था। ठीक, बाकी रक्त और तलवार की नीति की बात करें, रक्त एवं तलवार की नीति का पालन अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रक्त एवं तलवार की नीति का पालन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और बलबन द्वारा रक्त एवं लौह की नीति का पालन किया गया था। टी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ सुल्तान है और विद्रोहकर्ताओं से सम्मिलित करना है। अलाउद्दीन खिलजी के समय कौन सा विद्रोह हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के समय अगर हम बात करें, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो विद्रोह हुआ था, हाजी मौला का विद्रोह हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय। ठीक, इल्तुतमिश के समय पिर्थू का विद्रोह, फिरोज शाह खिलजी के समय सीदी मौला का विद्रोह हुआ था, और बलबन के समय जो है मेवाती का विद्रोह हुआ था, मेवातियों का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 2, 1, 4, ऑप्शन बी हो जाएगा। नूरजहाँ गुट जुनता दल में कौन कौन से लोग शामिल थे? मिर्जा गियास बेग, असमत बेगम, आसफ खां, शाहजादा खुर्रम। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी लोग जो है नूरजहाँ गुट में शामिल थे। पिंडारियों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका पहला उल्लेख मुगलों के महाराष्ट्र पर 1689 के आक्रमण के समय आता है। बाजीराव प्रथम के काल में यह अवैतनिक रूप से मराठों की ओर से लड़ते थे, जो केवल लूट में अपना भाग लेते थे, और यह हिंदू धर्मावलंबी थे। जॉन मेलकम ने इन्हें मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्ते की उपाधि दी थी। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, यह हिंदू धर्मावलंबी थे। अब गलत है, यह हिंदू नहीं। इसके अंतर्गत हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यह कहना कि यह केवल हिंदू धर्मावलंबी थे, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें मुस्लिम सदस्य भी शामिल थे, तो सी गलत हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें। ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण कुल भारत कुल, जिसके नाम पर संपूर्ण देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, किन दो नदियों के बीच निवास करते थे? सरस्वती और यमुना, गंगा और काबुल, झेलम और सिंधु, या फिर सतलज और रावी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इनका जो साम्राज्य था, या इनका जो भरत कबीला था, यह जो है सरस्वती और यमुना नदी के बीच में था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऋग्वैदिक भारत के राजनीतिक ढांचे पर विचार करते हुए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कुल सबसे छोटी इकाई थी जिसमें एक घर में एक छत के नीचे रहने वाले सभी लोग शामिल थे। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था, जो कई कुलों के समूह से मिलकर बनता था। विष जन से बड़ा होता था, और जनों के संदर्भ में हमें पंच जना और यादव जना और भरत जना का उल्लेख मिलता है। राष्ट्र आमतौर पर छोटे छोटे राज्यों थे, जिनका शासक राजन कहलाता था। कौन सा विकल्प जो है गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है गलत है। देखिए, इस समय अगर हम ऋग्वैदिक काल के जो समाज था उसमें अगर हम देखें, इसमें सबसे बड़ा जो था, सबसे सबसे छोटा कुल था आपका। ठीक है, सबसे छोटा कुल, कुल के बाद जो है आपका आता था क्या? कुल के बाद ग्राम आता था। ठीक है, कुल के बाद ग्राम था, ग्राम के बाद जो है आपका विष था। ठीक, और विष के बाद जो है जन था, और जन के बाद राष्ट्र था। ठीक है, तो ये कहना कि विष जो है यह जन से बड़ा है, गलत है। विष की अगर हम बात करें तो यह जन से छोटा था, ग्राम से बड़ा था। ठीक है, सबसे छोटी इकाई कुल थी, उसके बाद ग्राम, फिर विष, जन और फिर राष्ट्र। ऑप्शन
हो जाएगा इसका सी। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद में सोने हिरण्य के आभूषण का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में अयस का प्रयोग सामान्य रूप से धातुओं के लिए किया गया है जिनसे पात्र बनाए जाते थे। अथर्ववेद में हमें लोहित अयस और श्याम अयस का उल्लेख मिलता है जिनकी पहचान क्रमशः तांबे और लोहे के रूप में की गई है। ऋग्वेद में गोफन और गुलेल जैसे पत्थर के औजार का उल्लेख मिलता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ब्राह्मण गद्य के रूप में आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग हैं। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम चरण है। कठ और मुंडक सबसे प्राचीन और सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी गलत है। ठीक है, देखिए दो सबसे प्राचीन जो ग्रंथ हैं वह छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद है। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद यह दोनों प्राचीन ग्रंथ हैं। ठीक है, न कि कंठ और मुंडक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे प्राचीन उपनिषद कंठ उपनिषद और मुंडक बृहदारण्यक उपनिषद है। ठीक है, ऑप्शन डी गलत है। उत्तर वैदिक कालीन राजव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? राजा को दैवी उत्पत्ति की प्रतिष्ठा दी जाने लगी और अब उसे ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाने लगा। राजतंत्र ने अपने आप को सुदृढ़ नींव पर स्थापित कर लिया था और उसकी सत्ता अब निरंकुश हो गई थी। सभी सभा और समिति राजा की तानाशाही पर अंकुश रखते थे। संपूर्ण राज्य को एक न्यास और राजा को उसका न्यासी माना जाता था। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राजतंत्र ने अपने आप को सुदृढ़ नींव पर स्थापित कर लिया था और उसकी सत्ता अब निरंकुश हो गई थी। यह गलत है उत्तर वैदिक काल के बारे में। ठीक है, बाकी तीनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और इसकी अगर बात करें इस समय राजा की जो सत्ता थी वह निरंकुश नहीं थी, बल्कि उस पर जो है जो वहाँ के छोटे छोटे संस्था थे उनके द्वारा इस पर नियंत्रण रखा जाता था। ठीक है, और राजा उनकी शर्तों के आधार पर ही पद ग्रहण करता था और अपने शासन वगैरह चलाता था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो यह राजा की हैसियत रखता था, लेकिन पूर्ण रूप से यह राजा का अधिकार इसे प्राप्त नहीं हुआ था। ठीक है, बंग भंग विरोधी आंदोलन के बारे में कौन सा विकल्प सही है? 7 अगस्त 1905 को यह प्रारंभ हुआ और उस दिन कलकत्ता के टाउन हॉल में विभाजन के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद आंदोलन के प्रतिनिधि आंदोलन के विस्तार के लिए पूरे प्रांत में फैल गए। प्रारंभ में आंदोलन के प्रमुख नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मित्र जैसे वामपंथी नेता थे, परंतु बाद में इसका नेतृत्व उग्र और क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने संभाल लिया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। क्रांति प्रसूता मैडम भिकाजी कामा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? मैडम कामा ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया अर्थात दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में शुरू की थी और मैडम कामा ने वंदे मातरम और मदन तलवार नामक दो क्रांतिकारी पत्रों का प्रकाशन किया। 1907 में फ्रांस के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन के दौरान मैडम कामा ने भारत का प्रथम राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराया। 13 अगस्त 1936 को मैडम कामा ने मुंबई में अंतिम सांस ली। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 1907 में इनके द्वारा फ्रांस नहीं बल्कि जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो प्रथम तिरंगा झंडा है यह फहराया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कम विस्फोटक होना मिश्रित ज्वालामुखी की विशेषता है। शील ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट होता है। सभी ज्वालामुखियों में मिश्रित ज्वालामुखी पृथ्वी के सबसे विशाल ज्वालामुखी हैं। ज्वालामुखी कुंड या फिर काल्डेरा पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी सही है। ठीक है, डी आपका सही हो जाएगा, बाकी तीनों विकल्प गलत है। ठीक है, काल्डेरा की अगर हम बात करें, काल्डेरा जो है पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी है और जब इसमें विस्फोट होता है तो ऊंची ढांचा बनने के बजाय स्वयं धुआं धुंध बन जाता है। उसके साथ साथ जो है बहुत अधिक जो है मास डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? धरातली तरंगें जिन्हें लंबी तरंग कहा जाता है पृथ्वी के धरातल पर कम जानमाल का नुकसान करती हैं। द्वितीयक तरंगें प्रकाश तरंग की भांति अनुप्रस्थ तरंग हैं जो तरल माध्यम से नहीं गुजरती हैं। द्वितीयक तरंग पृथ्वी के केंद्र से नहीं गुजरती हैं। प्राथमिक तरंगें ध्वनि तरंगों की भांति अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं जो सभी माध्यमों से गुजरती हैं। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। धरातली तरंग जिसे एल तरंग भी कहा जाता है, एल वेव, यह जो है पृथ्वी के धरातल पर सबसे कम जानमाल की, ये गलत है।
सबसे अधिक जो नुकसान होता है वह धरातली तरंगों से ही होता है, ठीक है, धरातली तरंगों से ही सबसे अधिक नुकसान देखने को मिलता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। हिमनद द्वारा निर्मित भू आकृति कौन कौन सी हैं? एरेट, एस्कर, स्नाउट या फिर रिपिल? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एरेट, एस्कर और स्नाउट। इन सभी आकृतियों का निर्माण हिमनद द्वारा होता है। बाकी रिपिल की अगर हम बात करें, रिपिल स्थलाकृति जो है इसका निर्माण पवन द्वारा होता है, पवन की अपर्दन क्रिया द्वारा इसका निर्माण होता है, ठीक है, रिपिल का। तो डी आपका सही हो जाएगा। धरातली तापमान विलोमता के लिए कौन सी परिस्थितियां आवश्यक नहीं है? सर्दी के मौसम की लंबी रातें, मेघ विहीन स्वच्छ आकाश, शांत वायुमंडल या मंद वायु प्रचालन, बर्फ विहीन धरातल। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डी गलत है, ऑप्शन डी हो जाएगा। शीतोष्ण चक्रवात की विशेषता नहीं है। शीतोष्ण चक्रवात की संभाव्य रेखा लगभग अंडाकार होती है। इनका विस्तार 1600 किलोमीटर चौड़ा हो सकता है। इनकी सामान्य दिशा उत्तरी गोलार्ध में पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। इनकी उत्पत्ति महासागरों के उन क्षेत्रों में होती है जहां उष्ण कटिबंधीय वायु और शीत कटिबंधीय वायु आपस में मिलती हैं। कौन सा शीतोष्ण चक्रवात के बारे में गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। शीतोष्ण चक्रवात की जो सामान्य दिशा है यह उत्तरी गोलार्ध में पश्चिम से पूर्व होती है। उत्तरी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो पश्चिम से पूर्व इसकी दिशा होती है। अगर हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में यह जो आपका पछुआ पवन है उसका अनुसरण करती है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। टॉर्नेडो की उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति आवश्यक है? धरातल के निकट अत्यधिक उष्णार्द्र वायुराशि, वायुमंडल में अस्थिर तापमान संरचना, शांत वायुमंडल, वायु में चक्कर उत्पन्न करने की प्रक्रिया। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी विकल्प सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एंथ्रासाइड कोयला सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है जिसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है। यह कठोर होता है, फलतः इसे कोक में नहीं बदला जा सकता और धातु प्रगलन के लिए यह उपयोगी नहीं है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही है लेकिन आरे की सही व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? भारतीय भौतिकविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 1930 में 1.44 सौरिक द्रव्यमान की सीमा निश्चित की जिसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। जनवरी 1935 में लंदन की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में उन्होंने अपना ब्लैक होल से संबंधित मौलिक जो शोध पत्र है प्रस्तुत किया था, जिसके बाद इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में W.F. फाउलर के साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सिक्किम की जीवन रेखा कहलाने वाली तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, परंतु 1787 की बाढ़ में यह दिशा बदल करके ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई। यह एक हिमालयी नदी है और हिमालयी नदियों का एक प्रमुख गुण नदी अपहरण है। कौन सा कथन इसका सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही है लेकिन आरे की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में कौन सी नदी या कौन सी नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं फिर भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं? नर्मदा, ताप्ती, सोन या फिर दामोदर? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। यह नदियाँ जो है भ्रंश घाटी से प्रभावित होती हैं। सोन नदी भ्रंश घाटी से प्रभावित नहीं होती है, ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। बाली मेला परियोजना, बाली मेला परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? यह परियोजना सिलेरू नदी पर है। श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर, और ओकारेश्वर परियोजना, ओकारेश्वर परियोजना का निर्माण किया गया है नर्मदा नदी पर, और मैटुरु परियोजना कावेरी नदी पर। इसका सही आंसर है 2, 1, 4, 3, ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थोरियम को मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है जिसका उपयोग नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में होता है। थोरियम को वायुयान में ईंधन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, और भारत का काकरापारा रिएक्टर विश्व का पहला रिएक्टर है जिसमें थोरियम के द्वारा नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तीनों विकल्प जो है सही है, ठीक है, तीनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। और थोरियम के अगर विशाल भंडार की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका में थोरियम के जो विशाल भंडार हैं वो पाए जाते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की और राज्य रियासतों को एक इकाई मानते हुए संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया। इसने केंद्र में द्वैध शासन का शुभारंभ कर संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त कर दिया। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी और इसने 11 राज्यों में से 5 में द्विसदनी व्यवस्था का प्रारंभ किया। कौन सा विकल्प गलत है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी गलत है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें 11 राज्यों में से 6 राज्य जो हैं या 6 प्रांत जो है इसमें द्विसदनी विधायिका की शुरुआत की गई थी, जिसमें बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम शामिल था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा था और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प गलत है? संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। राज्यों के लिए समिति जो राज्यों से समझौता करने वाली समिति थी, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी गलत है। राज्यों के लिए जो समूह की अध्यक्षता थी, राज्यों के लिए समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। ठीक है, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके द्वारा प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, और राज्यों के लिए जो समिति थी उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, इसकी अध्यक्षता नेहरू ने। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा जो आपका प्रांतीय संविधान समिति थी उसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बी गलत है। भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताओं में निम्न में से कौन से तत्व शामिल हैं? वास्तविक नाम मात्र की कार्यपालिका की उपस्थिति, बहुमत वाले दल की सत्ता, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का नेतृत्व, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प सही है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना सहित 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। प्रस्तावना पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया था। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही, दूसरा आपका गलत है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। और देखिए, केशवानंद भारतीवाद में निर्णय दिया गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और संविधान के किसी भी भाग के साथ साथ प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचा में संशोधन या संविधान के मूल ढांचा में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। निम्न में से कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? अनुच्छेद 14, 15, 16 या फिर 21 कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 15 और 16 यह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। देखिए, संविधान के कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं, संविधान में कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, वो जो है विदेशी व्यक्तियों को वो अधिकार प्राप्त नहीं है। और वो मौलिक अधिकारों की, उन मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो उसमें आ जाएगा आपका अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। यह मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 9 जून 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को भारत के 21वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। मोदी से पूर्व पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार 3 कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद संभाल चुके हैं और मोदी मंत्रिमंडल में 7 महिलाएं मंत्री शामिल हैं। पुष्पेंद्र सरोज 18वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद हैं। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 9 जून 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई और यह जो है 20वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए थे। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स CIMAP ने लखनऊ के भगौली गांव में उत्तर प्रदेश का पहला सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर लॉन्च किया है। CIMAP द्वारा 30 किसानों की भूमि पर पर्यावरण अनुकूल तरीके से सुगंधित पौधों की खेती का सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर विकसित किया जाएगा। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि इसकी अगर हम बात करें, यह जो बनाया जाएगा या इस क्लस्टर का जो स्थापना किया जाएगा लखनऊ के भगौली गांव नहीं, बल्कि यह आपके बाराबंकी के भगौली गांव में किया जाएगा। ठीक है, न कि लखनऊ के। तो दूसरा, पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने क्यूडेगा नामक डेंगू के टीके को हाल ही में प्री क्वालिफिकेशन दिया है। WHO द्वारा प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त करने वाले विश्व का प्रथम डेंगू का टीका है।
टकोड़ा द्वारा विकसित इस वैक्सीन को टेक 003 के रूप में जाना जाता है। यह टीका सभी 4 प्रकार के डेंगू से सुरक्षा प्रदान करेगा। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। WHO द्वारा इसे जो मान्यता दिया गया है, यह डेंगू का प्रथम डेंगू का टीका नहीं बल्कि दूसरा टीका है। ठीक है, इसके पहले जो प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त डेंगू का आपका टीका है वो सोनीफी पास्चर का जो डेगवैक्सिया है, ठीक है, इसको जो है प्री क्वालिफिकेशन के लिए दिया जाने वाला पहला टीका है। ठीक है, तो आपका जो सोनीफी पास्चर का डेगवैक्सिया टीका है यह WHO द्वारा प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त करने वाला पहला टीका है, यह दूसरा है। ठीक है, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन बी गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 19 मई 2024 को ब्लू ओरिजन के NS-25 अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण के साथ एंड ड्वाइट 90 वर्ष की आयु में अंतरिक्ष में जाने वाले अब तक के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। श्री ड्वाइट संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम अश्वेत अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार भी थे जो अंततः 60 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अंतरिक्ष में जाने में सफल हुए हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन सी है। ओजोन परत के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी की सतह से 10 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसकी सांद्रता पाई जाती है। समताप मंडल में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राकृतिक रूप से ओजोन के स्तर को विनियमित करता है। 1985 में ब्रिटिश वैज्ञानिकों की टीम ने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। और प्रत्येक मौसम में ओजोन परत की मोटाई बदलती रहती है और वर्षा ऋतु में इसकी मोटाई सबसे अधिक, वसंत ऋतु में सबसे कम हो जाती है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी गलत है। ओजोन परत की मोटाई की अगर हम बात करें तो इसकी जो मोटाई है वसंत ऋतु में सबसे अधिक और वर्षा ऋतु में सबसे कम हो जाती है। ठीक है, जो कि गलत है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें उल्टा दिया है। ठीक है, वसंत ऋतु की अगर हम बात करें तो इसमें न्यूनतम नहीं बल्कि अधिकतम हो जाएगी और वर्षा ऋतु में अधिकतम नहीं न्यूनतम हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रक्त चंदन उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वृक्ष है जो मुख्यतः आंध्र प्रदेश के पालकोंडा और शेषांचलम पर्वत श्रेणियों में पाया जाता है। रक्त चंदन की लकड़ी सफ़ेद होती है जो कालांतर में लाल रंग के चिपचिपे स्त्राव के कारण इसका रंग लाल हो जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही हो जाएगा। की स्टोन प्रजाति के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आता है? शेर, राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम, अंजीर का वृक्ष, बंदर। कौन इसमें से की स्टोन प्रजाति के अंतर्गत आता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, शेर, अंजीर और राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम यह सभी जो है की स्टोन प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और की स्टोन प्रजाति वे प्रजातियाँ होती हैं जिनकी जो कह सकते हैं कि जिनकी संख्या पर्यावरण में कम होती है, लेकिन इनकी जो भूमिका है, इनका जो महत्व है वह पर्यावरण में बहुत ज़्यादा होता है और इनका विलुप्त होना मतलब कई अन्य प्रजातियों, कई अन्य जीवों के विलुप्त होने के लिए भी क्या करता है? उत्तरदायी होता है। तो ऐसे प्रजातियों को कीस्टोन प्रजाति कहा जाता है जिसमें शेर, अंजीर का वृक्ष और राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम ये सभी जो है कीस्टोन प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? रामसर अभिसमय का आयोजन 2 फरवरी 1971 को ईरान में किया गया था। रामसर सचिवालय मुख्यतः स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है जिसकी शुरुआत 1997 से हुई थी और भारत इस अभिसमय में 1985 में शामिल हुआ था। कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। भारत की अगर हम बात करें, भारत द्वारा इस अभिसमय में 1982 में शामिल हुआ था। ठीक है, 1982 में ना कि 85 में। डी गलत हो जाएगा। कैटेलिटिक कन्वर्टर उत्प्रेरक कन्वर्टर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन में बदल देता है जिससे उसके हानिकारक प्रभाव कम हो जाते हैं। इसमें पैलेडियम की डिस्क CO को CO2 में बदलता है। कौन सा कथन इसका सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? BOD अर्थात बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई है। BOD का अधिक होना दर्शाता है कि जल में सीवेज की मात्रा ज़्यादा है और वह संक्रमित हो गया है। उच्च BOD वाले जल में ऑक्सीजन की मात्रा उच्च होती है। कानपुर व प्रयागराज के बीच गंगा नदी के जल में BOD की मात्रा अधिक है। इसका कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें अगर आपको आंसर पता नहीं है तो भी अगर बहुत सावधानी के साथ आप आंसर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप आंसर इसका निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि बी और सी में अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या कह रहा है कि ये अधिक होना दर्शाता, इसकी अधिक सांद्रता दर्शाता है कि जल में सीवेज की मात्रा अधिक है जिससे वह संक्रमित हो गया है।
अगर सीवेज की मात्रा अधिक है और यह संक्रमित हो गया है तो उच्च बीओडी में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक कैसे होगी? अगर जो है आप ध्यान से पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बी और सी में दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। तो इसी में से इन दोनों को पहले आप निकाल देंगे और इसी में से कोई एक आंसर का अगर आपको सेलेक्ट करना होगा तो बीओडी मतलब ऑक्सीजन डिमांड प्रदूषण मापने की इकाई है। उसके साथ साथ उच्च बीओडी है तो आपको पता है कि कानपुर और प्रयागराज के बीच में गंगा प्रदूषित है, तो इस हिसाब से भी आप आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए एग्जाम में कोशिश करिएगा कि कोई भी आंसर अगर वो क्वेश्चन आपको आता हो ना आता हो तो भी जो है बहुत सावधानीपूर्वक उसे पढ़िएगा, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी देश के नागरिकों द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को उस देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी कहा जाता है। सकल राष्ट्रीय आय की गणना में विदेश में कार्यरत देश के नागरिकों की आय को घटा दिया जाता है, जबकि देश के भीतर कार्यरत विदेशी नागरिकों की आय को जोड़ दिया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों? क्योंकि इसमें विदेश में जो भारत के नागरिक कार्यरत हैं उनकी आय को इसमें जोड़ दिया जाता है और भारत में जो विदेशी नागरिक कार्यरत हैं उनकी आय को घटा दिया जाता है, जो कि इसमें अपोजिट उल्टा दिया है, ठीक है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैंसर के इलाज हेतु भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी सेल का शुभारंभ किया। इस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु के टाटा मेमोरियल अस्पताल के साथ विकसित किया गया है। कैंसर उपचार के लिए स्थापित यह थेरेपी दुनिया की सबसे सस्ती CAR-T सेल थेरेपी है और CAR-T सेल थेरेपी का तात्पर्य है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। कौन सा विकल्प इसका गलत है? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। यह बेंगलुरु नहीं बल्कि मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में इसका विकास किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। कार्बन नैनो ट्यूब के निम्न में से कौन से गुण होते हैं? अत्यधिक कठोर होता है, सर्वाधिक लचीला होता है, विद्युत का सुचालक होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला दूसरा तीसरा सही, चौथा गलत है। यह ऊष्मा का कुचालक नहीं बल्कि ऊष्मा का सुचालक होता है, ठीक है, सुचालक होता है। तो चौथा गलत है, डी सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। टर्नल सिंड्रोम रोग स्त्रियों में होने वाला एक आनुवांशिक रोग है जिससे ग्रसित स्त्रियों के गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है और इससे ग्रसित स्त्री का शरीर अल्प विकसित हो जाता है और फलता वे बांझ होती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपका सही है, ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1924 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में लाहौर में मुस्लिम लीग की स्वतंत्र बैठक का आयोजन किया गया था। लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भारत के लिए स्वशासन की मांग को स्वीकार कर लिया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपका सही है, ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। देखो 1919 से 1923 ईस्वी तक मुस्लिम लीग की एक राजनीतिक दल के रूप में स्वतंत्र सत्ता समाप्त हो गई और उसके बाद जो है असहयोग आंदोलन के बाद 1924 में मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में लाहौर में मुस्लिम लीग की एक बैठक का आयोजन किया गया था और इसी में मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया, इसी में जो है मुस्लिम लीग ने अपनी मांग जो है जो अलग पाकिस्तान की मांग है उसको रखा ब्रिटिश जो आपके प्रतिनिधिमंडल हैं उनके सामने और लाहौर अधिवेशन में भारत के लिए स्वशासन की मांग को इसने स्वीकार कर लिया। उसी के साथ साथ इसने मुसलमानों के लिए एक अलग चुनाव प्रणाली और उस अलग चुनाव प्रणाली की बात की थी, ठीक है। तो स्वीकार तो किया लेकिन उसके साथ साथ अपनी मांगों को भी रखा था, ठीक है। तो सी सही हो जाएगा, दोनों विकल्प आपका सही है। कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसमें संविधान सभा के गठन का प्रावधान नहीं था। कौन सा कथन इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला आपका सही है, दूसरा गलत है, ठीक है, पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन की बात करें तो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था और इसके द्वारा प्रावधान जो किया गया था कि युद्ध के बाद एक ऐसे भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा जिसके सभी उपनिवेशों का सभी जो भारतीय प्रायद्वीप हैं या फिर से कह सकते हैं कि जो रियासत हैं इसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। उसके साथ साथ उसे राष्ट्रकुल से अलग होने का अधिकार होगा और युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जिससे ब्रिटिश प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि देशी रियासतों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें तत्काल स्वतंत्रता देने की बात नहीं की गई थी जिस कारण जो है इसे कांग्रेस द्वारा क्या किया गया था, नकार दिया गया था, ठीक। तो सी हो जाएगा इसका। कांग्रेस द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित तहकीकात कमेटी में कौन कौन शामिल थे? मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयब जी या फिर जगत नारायण। कोर्ट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें जो इस समिति में जो लोग शामिल थे
उसमें आपके आ जाएंगे मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू और अब्बास तैयब, ये तीनों लोग शामिल थे। ठीक है, जगत नारायण इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, जगत नारायण जो है इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, और जगत नारायण की बात करें तो यह अंग्रेजों द्वारा जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था, उसके सदस्य थे। ठीक है, हंटर कमेटी के सदस्य थे। तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी। 1854 ईस्वी में शिक्षा पर गठित चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र के कौन से इसके संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को सरकार अपना उद्देश्य बनाए, सभी 7 प्रांतों में एक एक निदेशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग स्थापित किया जाए, तकनीकी और व्यावसायिक विश्वविद्यालयों की स्थापना करने की सिफारिश की जाए, शिक्षा के विकास के लिए निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान सहायता की पद्धति चलाई जाए। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका गलत हो जाएगा। तो इसमें कहा क्या प्रावधान किया गया था? इसमें प्रावधान किया गया था कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को सरकार अपना उद्देश्य बनाए, उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिया जाए, ग्राम स्तर पर देसी भाषा के माध्यम से अध्ययन के लिए प्राथमिक पाठशाला स्थापित किए जाए, निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान सहायता पद्धति चलाया जाए। उसके साथ साथ कंपनी के 5 प्रांतों में एक एक निदेशक की जो निदेशक हैं उनके अधीन लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए, न कि आपके 7 प्रांतों में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? इसने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला को 2 करोड़ रुपए घूस देकर के अपने पद की अस्थायी बनवाया, और इसने एक संधि के द्वारा मराठों को उड़ीसा प्रांत और 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ देना स्वीकार कर लिया। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। 1888 ईस्वी में कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? इलाहाबाद में हुए इस अधिवेशन के अध्यक्ष विलियम बी डर्बन ने की थी अध्यक्षता। लाला लाजपत राय इस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए। इस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तय किया गया और इस अधिवेशन में नारा दिया गया कि हम सबसे पहले भारतीय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बाद में हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। 2, 3, 4 सही है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि इसकी अगर हम बात करें, इसकी अध्यक्षता विलियम बी डर्बन नहीं बल्कि जॉर्ज यूल द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। निम्न घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। जो निम्नलिखित घटनाएं हैं इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। इसकी अगर हम बात करें, अलीपुर षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस, देखिए अलीपुर षड्यंत्र केस जो हुआ था आपका, यह 1908 में अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ था। ठीक है, 1908 में अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ था। और अनुशीलन समिति का स्थापना जो किया गया था, इसका स्थापना, अनुशीलन समिति का स्थापना, इसका स्थापना भी 1908 में ही हुआ था। लेकिन देखिए जो अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ था यह आपका मई में हुआ था, मई में हुआ था। और अनुशीलन समिति का स्थापना किया गया था दिसंबर में, दिसंबर में इसका स्थापना किया गया था। हावड़ा षड्यंत्र केस यह जो हुआ था यह 1910 में हुआ था, 1910 में हावड़ा। और किंग्सफोर्ड की हत्या, किंग्सफोर्ड की जो हत्या करने की बात की गई थी यह अप्रैल में 1908 में, ठीक, अप्रैल 1908 में हत्या करने का प्रयास किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ऑप्शन बी। ठीक, ऑप्शन बी। गांधार कला शैली के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? इसमें बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्ति काले स्लेटी पत्थर से बनाई गई है। गांधार कला शैली की मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो की नकल प्रतीत होती हैं और इस शैली में भौतिकता के स्थान पर तार्किकता पर बल दिया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। पहला दूसरा सही, तीसरा आपका गलत है। ठीक है, तीसरा गलत हो जाएगा। गांधार शैली की बात करें, इस गांधार शैली का विकास और मथुरा शैली दोनों का विकास जो है कनिष्क के समय में ही हुआ था। और इस शैली में मुख्य रूप से गांधार शैली के अंदर काले स्लेटी पाषाण से बनाया गया था। और इसमें जो बुद्ध की मूर्ति बनाई गई है यूनानी देवता अपोलो की तरह बनाई गई थी। और इसमें भौतिकता का स्पष्ट रूप से एक देखने को मिलता है। ठीक है, भौतिकता। और बाकी अगर तार्किकता की बात करें, तार्किकता जो है वह मथुरा कला शैली के अंतर्गत देखने को मिलता है जिसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया था। ठीक है, और गांधार कला शैली के अंतर्गत केवल बुद्ध की प्रतिमा या बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किया गया था, जबकि मथुरा कला के अंतर्गत बुद्ध, जैन धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से और हिंदू धर्म से संबंधित, तीनों धर्मों से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में भगवान विष्णु को मधुसूदन कहा गया? जूनागढ़, उदयगिरी, मंदसौर या फिर गंगाधर? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गंगाधर अभिलेख में। ठीक है, गंगाधर अभिलेख में जो इन्हें मधुसूदन कहा गया था। और इसकी अगर हम बात करें
गंगाधर अभिलेख की। गंगाधर अभिलेख जो है विष्णु देवता को समर्पित एक महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिसका निर्माण जो है कुमारगुप्त के शासनकाल में, कुमारगुप्त के शासन में इसका निर्माण किया गया था। ऑप्शन डी। हड़प्पा कालीन पुरास्थल आलमगीरपुर के बारे में कौन सा कथन सही है? यह मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1958 ईस्वी में भारत सेवक समाज द्वारा की गई थी और इसका जो उत्खनन कार्य है 1958 ईस्वी में जेपी जोशी ने करवाया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला दूसरा सही है, तीसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा गलत है। इसकी जो खोज है यह यज्ञदत्त शर्मा के निर्देशन में हुआ था, न कि जेपी जोशी। तीसरा गलत है। सल्तनत काल की भू राजस्व मसाहत व्यवस्था के बारे में कौन सा विकल्प सही है? मसाहत व्यवस्था के अंतर्गत भूमि की पैमाइश कर भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण होता था और दिल्ली सल्तनत में मसाहत पद्धति को सर्वप्रथम बलबन ने लागू किया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है। भूमि की पैमाइश कराकर क्षेत्रफल के आधार पर कर का जो निर्धारण कराया गया था दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सबसे पहले इसे लागू किया गया था, न कि बलबन द्वारा। पहला सही, दूसरा गलत। बाबर ने दक्षिण पूर्व अर्थात भारत पर आक्रमण करने का निर्णय लिया और उसे जीत लिया। बाबर को उत्तर पश्चिमी समरकंद आदि क्षेत्र में कोई अस्थायी सफलता नहीं मिल पा रही थी। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही और आगे की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शंकराचार्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इन्होंने 8 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया। शंकराचार्य के प्रथम गुरु गोविंद भागवत पाद थे, जिन्होंने इसे परमहंस की उपाधि दी और इन्होंने स्मृति संप्रदाय की स्थापना की। इनकी मृत्यु चेन्नई में हुई थी। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इनकी मृत्यु चेन्नई नहीं बल्कि हरिद्वार में हुआ था। ठीक है, हरिद्वार में। तो डी गलत हो जाएगा। बाकी तीनों विकल्प शंकराचार्य के बारे में सही हैं। 18वीं लोकसभा के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज 18वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर निर्वाचन क्षेत्र में नोटा का सबसे अधिक प्रयोग किया गया था, मतलब सबसे अधिक जो वोट पड़े थे नोटा को पड़े थे। 18वीं लोकसभा के लिए कुल 77 महिला सांसद चुनी गई हैं। मध्य प्रदेश की इंदौर सीट से भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवाणी ने 18 में लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक मतों के अंतर से चुनाव जीता। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है 1, 2, 4 सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, तीसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें अगर हम बात करें, इसमें जो 18वीं लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है इसमें 543 सांसदों में से 73 महिलाएं सांसद चुनी गई हैं। ठीक है ना, कि 77। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह के शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इस अनुबंध से चाबहार बंदरगाह के शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल के संचालन अधिकार 10 वर्ष के लिए भारत को प्राप्त हो गया है और इस संबंध में अनुबंध पर समझौता 13 मई 2024 को किया गया और इस अनुबंध पर भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हस्ताक्षर किया था। इस समझौते से पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान तक, उससे आगे मध्य एशिया तक सीधी पहुँच भारत की स्थापित होगी। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस पर जो हस्ताक्षर किया गया था भारत की तरफ से जहाजरानी व जलमार्ग के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। ऑप्शन सी गलत है। हाल ही में आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार देशों का सही क्रम क्या है? भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार चाइना, फिर अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और रूस। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 214 सब क्लॉज फर्स्ट के अनुसार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है और अनुच्छेद 214 सब क्लॉज 3 के अनुसार इस अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत होने पर उसे स्वीकृति मिलनी आवश्यक है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प जो है गलत है। ठीक है, दोनों विकल्प गलत हैं। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वह अनुच्छेद 213 सब क्लॉज 1 में दी गई है। ठीक, और इस अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का पुनः जो समवेत है अर्थात तो राज्य विधानमंडल के सत्र शुरू होने के बाद तुरंत इसे सहमति मिलनी चाहिए, इसका जो उल्लेख किया गया है वह 213 सब क्लॉज 2 में किया गया। ठीक है, तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। दल बदल के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? दल बदल से उत्पन्न निर्भरता संबंधी प्रश्नों का निर्णय सदन का अध्यक्ष करता है
और ऐसे मामले पर निर्णय अध्यक्ष को 6 महीने के अंदर लेना होता है। प्रारंभ में अध्यक्ष द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होता था, जिस पर किसी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता था। कियोतो होलोहान मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय की न्यायालय द्वारा समीक्षा की जा सकती है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? कौन सा विकल्प सही है यह बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 3, 4। दूसरा आपका गलत है, ठीक है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि इसकी अगर हम बात करें, दल बदल से उत्पन्न निर्भरता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय सदन का अध्यक्ष करता है, और ऐसे निर्णय लेने के लिए उसके लिए कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया कि 6 महीने के अंदर लेगा, ठीक है। निर्णय लेने के लिए वो बाध्य है और मतलब स्वतंत्र है। और इसमें कियोतो होलोहान मामला जो 1992 है, 1992 है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि अध्यक्ष द्वारा लिया गया जो निर्णय है वह अंतिम नहीं होगा। असद्भाव और गैर संवैधानिक रूप से अगर लिया जाता है पक्षपात तरीके से, तो इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ठीक है। 1992 के निर्णय में कहा था, तो सी इसका सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 371(6) में निम्न में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया है 371(6) या फिर से जी, ठीक है, किसका उल्लेख किया गया है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, मिजोरम के बारे में विशेष उल्लेख मिलता है, ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल की स्थापना सबसे अंत में की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी, अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी या फिर अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका स्थापना तो पता ही होगा आप लोगों को, 1885। ब्रिटेन की जो कंजर्वेटिव पार्टी है, ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी 1834 में स्थापित हुई थी। और अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी 1828 में, और अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी यह जो है 1854 में, ठीक, ऑप्शन इसका सही है। स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों द्वारा पहला महत्वपूर्ण साहसिक प्रयास बर्रा डकैती से संबंधित है किस राज्य में हुआ था? मद्रास, पंजाब, बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बंगाल में हुआ था बर्रा डकैती, और इसे अंजाम दिया गया था 1908 में, ठीक है। और इसमें मुख्य रूप से जो क्रांतिकारी हैं, ढाका की जो अनुशीलन समिति है उसके क्रांतिकारियों द्वारा इसको अंजाम दिया गया था, ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त सम्मिलित नहीं है? कुछ द्वीप दिए गए और अधिकार, जैसे फॉकलैंड द्वीप पर ब्रिटेन का अधिकार है, रियूनियन पर फ्रांस का, फेरो द्वीप पर डेनमार्क का, और सेंट हेलेना पर स्पेन का। कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सेंट हेलेना द्वीप जो है, सेंट हेलेना द्वीप, इस पर जो अधिकार है वह स्पेन का नहीं बल्कि ब्रिटेन का है, ठीक है, तो डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें गलत कथन की पहचान करनी है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्र होते हैं। भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी होती है। कोई भी मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकता। इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, गलत है। यह जो अगर हम बात करें लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, संयुक्त रूप से, या कह सकते हैं कि संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति, ठीक, बी गलत है। भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन या बाधा उत्पन्न न हो? इसका जो उल्लेख है किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए, इसके उल्लेख की अगर हम बात करें, वो किया गया आपका अनुच्छेद 257 में, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे? भारतीय आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नोएडा में। इसका जो मुख्यालय है नोएडा में, ठीक है, भारतीय आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण का। और इसका जो स्थापना 1986 में किया गया था, 1986 में इसका स्थापना हुआ था, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में संयुक्त सम्मिलित नहीं है? काकीनाडा कर्नाटक, एन्नौर तमिलनाडु, अलेप्पी केरल, पारादीप उड़ीसा। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, काकीनाडा की अगर हम बात करें तो यह आंध्र प्रदेश में है, न कि कर्नाटक में। पहला गलत है। विक्टोरिया झील का विस्तार निम्नलिखित में से किस देश में नहीं है? युगांडा, केन्या, तंजानिया या फिर मलावी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मलावी में इसका विस्तार है। बाकी युगांडा, तंजानिया, केन्या में विक्टोरिया झील का विस्तार है, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में संयुक्त सम्मिलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली में है, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर केंद्रीय संस्थान कटक, भारतीय वन जीव संस्थान देहरादून, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान या अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान की अगर हम बात करें, यह कहाँ पे है? यह गुजरात के आणंद में है, ऑप्शन ए गलत है।
निम्नलिखित जनजातियों में से किस एक के निवास स्थल को यूर्त के नाम से जाना जाता है? देखिए जनजाति है आपकी खिरगिज। खिरगिज जनजाति के निवास को यूर्त के नाम से जाना, जो मुख्य रूप से मध्य एशिया में रहने वाली जनजाति है। ऑप्शन डी। पिछड़े वर्ग पर राष्ट्रीय आयोग के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? 2018 के 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा इन्हें दिया गया और आयोग के सदस्यों की सेवा और कार्यकाल की सेवा शर्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का स्थापना अगर हम बात करें तो 1993 में हुआ था, लेकिन इसे जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है वह 102वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया और एक नया अनुच्छेद 338 भी जोड़ा गया है। ठीक है, 338 भी जोड़ा गया है और इनके कार्यकाल और सेवा शर्तों का जो निर्धारण है वह राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत। नेक्स्ट देखिए, फेमा अधिनियम 1999 1 जून 2000 ईस्वी को भारत में प्रभावी हुआ। 27 वर्ष पुराने फेरा को 2000 में समाप्त कर दिया गया। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और काट दोनों से यानी की सही व्याख्या करता है। ठीक है, फेरा की जगह पर ही फेमा लाया गया था। ठीक, टेफ्लॉन का रासायनिक नाम क्या है? टेफ्लॉन का रासायनिक नाम क्या है? देखिए टेफ्लॉन को पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, और इससे अगर हम बात करें पेट के नाम से भी देखने को मिलेगा। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही है। निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था? नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का पहली बार जो प्रयोग किया गया था वह नोरियो टानीगुची द्वारा किया गया था। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सबसे अधिक होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 200 से 280 nm में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में फूल रहित पौधा कौन है? फर्न, कटहल, गूलर या फिर आर्किड? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फर्न। फर्न फूल रहित पौधा है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना है। सीमांत जोत के अंतर्गत कितनी भूमि आती है? देखिए सीमांत जोत के अंतर्गत 1 हेक्टेयर से कम, लघु जोत के अंतर्गत 1 से 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम जोत के अंतर्गत 2 से 4 और मध्यम जोत के अंतर्गत 4 से 10। इसका सही आंसर है 1 3 4 2 बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सापेक्षिक आर्द्रता की सही परिभाषा क्या है? सापेक्षिक आर्द्रता की सही परिभाषा क्या है? किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसी तापमान पर उसी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन, ओलेरिकल्चर फलों का उत्पादन, हार्टिकल्चर बागवानी या फिर एरोपोर्टिक हवा में पौधों को उगाना? कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ओलेरिकल्चर। ठीक है, ओलेरिकल्चर की अगर हम बात करें तो फल नहीं बल्कि इसके अंतर्गत सब्जियों की कृषि की जाती है। ठीक है, सब्जियों की, बी गलत है। विश्व प्रसिद्ध टोबा झील कहाँ पे है? विश्व प्रसिद्ध टोबा झील किस देश में स्थित है? विश्व प्रसिद्ध टोबा झील की अगर हम बात करें यह इंडोनेशिया में है। ठीक है, टोबा झील है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट देखिए, इसमें 2011 की जनगणना के आधार पर जो 10 की वृद्धि है, किसकी 10 की वृद्धि दर सुमेलित नहीं है यह बताना है। बिहार की 25.4 है, मध्य प्रदेश की 20.3, उत्तर प्रदेश की 20.7 और राजस्थान की 21.3। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश की जो 10 की वृद्धि है वह 20.7 नहीं बल्कि 20.2% है। ठीक है, तो सी गलत है। बुंदेलखंड क्षेत्र में चना, गेहूँ, अरहर इत्यादि प्रमुख उपज हैं। इस क्षेत्र में काली मृदा का विस्तार है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन है, दोनों विकल्प सही और आगे की सही व्याख्या करता है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य और जनसंख्या घनत्व में दूसरे स्थान पर जो राज्य है उसको आपको लगाना है, मतलब रखना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का और दूसरा स्थान पर जो है जनसंख्या घनत्व में दूसरे स्थान पर आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। इसके जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो कितना है? 17। और जो आपका पश्चिम बंगाल है इसका जनसंख्या घनत्व 860 है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप लोगों के लिए इतना एफर्ट अगर लगाया जा रहा है तो अपनी फीडबैक जो है जरूर दे दिया करें, वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें। ठीक है, उत्तर प्रदेश से पर्यावरण निदेशालय का गठन कब किया गया था? इसका जो गठन हुआ था 1976 में किया गया था। ठीक है, 1976 में इसका गठन किया गया था। तो और इसकी अगर हम बात करें
इसके एक जो जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है, लेकिन इसके 2 क्षेत्रीय मुख्यालय बनाए गए थे, एक मेरठ में और एक वाराणसी में। ठीक है, ऑप्शन डी। ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में लोगों का जो देशांतर गमन होता है, इसको फिलिप एम हैसर ने क्या कहा था? इसको फिलिप एम हैसर ने कहा था पॉपुलेशन इम्प्लोजन। पॉपुलेशन इम्प्लोजन, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? बॉक्साइट, जिप्सम, अभ्रक या फिर चूना पत्थर। देखिए उत्तर प्रदेश में अभ्रक नहीं पाया जाता, ठीक है। बाकी आपका जो बॉक्साइट है उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से बांदा, चंदौली वाले जिले में, जिप्सम झांसी हमीरपुर वाले क्षेत्र में, चूना पत्थर मिर्जापुर और सोनभद्र वाले क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन सी। गुप्त वंश के अंतिम शासक स्कंदगुप्त का भीतरीय स्तंभ लेख कहाँ पे है? यह जो है आपके गाजीपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है वह कंकरेली पथरीली मृदा पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी। शहरी वृद्धि सूचक है किसका? देश की कुल जनसंख्या में वृद्धि, शहरी क्षेत्र में आय में वृद्धि, शहरी क्षेत्र की संख्या में वृद्धि, कुल शहरी जनसंख्या में वृद्धि। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। जो शहर दिएगा और यह शहर किस नदी के तट पर है उससे आपको सुमेलित करना है। बात करें अगर मथुरा की, मथुरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और जौनपुर जो है गोमती नदी के तट पे, अयोध्या सरयू नदी के तट पे है, चित्रकूट मंदाकिनी नदी के तट पे है। ठीक है, सही आंसर है 2, 3, 1, 4, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। कोबरा सर्प का विष तंत्रिका ऊतकों को प्रभावित करता है। प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाली गैस इथिलीन है और ध्वनि का अधिकतम वेग निर्वात में होता है। कौन सा विकल्प गलत है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ध्वनि का जो वेग है सबसे अधिक ठोस में होता है, सबसे अधिक ठोस में होता है, निर्वात में बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन डी गलत है। टैकियोन से तात्पर्य क्या है? टैकियोन से क्या तात्पर्य है? टैकियोन जो है प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले जो परिकल्पित कण होते हैं उन्हें टैकियोन कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी। दांत का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट, दांत का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांत का क्षय प्रारंभ हो जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही है लेकिन आगे की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि लाल रंग के किसी फूल पर एक मणि हरा प्रकाश पड़ता है तो वह फूल किस कलर का दिखाई देगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, काले रंग का। ठीक, ऑप्शन डी। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल क्या है? क्रोमियम लवण है, जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म का एक यौगिक है या फिर पर्णहरित का एक प्रकार है। देखिए अगर हम बात करें कोलेस्ट्रॉल की, यह जो है जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और यहाँ से हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखेंगे। फरवरी 2024 में भारत के किस स्थान पर पहले फ्रेंच फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था? मुंबई, पणजी, कोलकाता या फिर चेन्नई। इसका जो आयोजन है वह किया गया था कोलकाता में। फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। इसकी शुरुआत की गई है राजस्थान सरकार द्वारा। ऑप्शन सी। फरवरी 2024 में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय द्वारा पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? गुवाहाटी असम, बेंगलुरु कर्नाटक, पुणे महाराष्ट्र, फिर कोची केरल। इसका आयोजन किया गया था गुवाहाटी असम में। ऑप्शन है। फरवरी 2024 में माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य देश बन गया है। माल्टा दक्षिण अफ्रीका का एक द्वीपीय राष्ट्र है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? माल्टा की अगर हम बात करें, माल्टा भूमध्य सागर में स्थित है। ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में स्थित एक द्वीपीय देश है, न कि अफ्रीका में। ठीक है। फरवरी 2024 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर के लकड़ी से निर्मित विश्व के पहले उपग्रह को प्रक्षेपित करने की घोषणा की? वर्तमान समय में इसका प्रक्षेपण किया जा चुका है जापान के साथ मिलकर के। ऑप्शन बी हो जाएगा। फरवरी 2024 में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP14 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? लीमा पेरू, ओटावा कनाडा, समरकंद उज्बेकिस्तान या फिर कंपाला युगांडा। इसका आयोजन किया गया था समरकंद उज्बेकिस्तान में। फरवरी 2024 में क्वाड समूह की किस देश की प्रतिनिधि सभा ने विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त प्रयास को बढ़ावा देने के लिए क्वाड बिल पारित किया है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत या फिर अमेरिका। यह पारित किया गया है अमेरिका द्वारा, अमेरिका द्वारा। फरवरी 2024 में किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको ने अंतरिक्ष स्टेशन पर सबसे अधिक समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? अमेरिका, रूस, जापान या फिर चाइना। यह जो है रूस के हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा।
फरवरी 2024 में दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किस देश को गवर्नमेंट टेक प्राइज से सम्मानित किया गया है? यूके, भारत, जर्मनी या फिर फ्रांस? देखिए इसकी अगर हम बात करें, भारत को यह दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किस भारतीय संस्थान को 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? एम्स, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, JK कैंसर संस्थान या फिर अपोलो हॉस्पिटल? यह पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान को। ऑप्शन बी हो जाएगा। फरवरी 2024 में किस देश को फाइनल में पराजित करके ऑस्ट्रेलिया ने ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया? इसमें जो है पराजित किया गया था भारत को पराजित किया गया था। ठीक है, फरवरी 2024 में विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों को रोजगार सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य के लिए भारत ने किस देश के साथ प्रवासन एवं गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यह समझौता भारत और ताइवान के बीच किया गया था। ठीक, और उस समय बहुत ज़्यादा यह चर्चा में था क्योंकि चीन द्वारा जो है इसका विरोध किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा T50 सुरंग नाम से प्रसिद्ध देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश? इसका उद्घाटन जो है जम्मू कश्मीर में किया गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन किया गया और इसकी लंबाई जो है 12.77 किलोमीटर, लगभग 13 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, अभी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फरवरी 2024 में हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में किया गया और इस सम्मेलन में भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री ने किया था। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। इसमें जो है भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री नहीं बल्कि विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री कल्की धाम मंदिर का उद्घाटन किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया था संभल में। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा काजी नींबू खट्टा नींबू को राज्यफल घोषित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम या फिर नागालैंड? यह घोषित किया गया है असम का। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, असम का। फरवरी 2024 में किस दक्षिण भारतीय शहर में दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई है? बेंगलुरु, कोची, हैदराबाद या फिर अमरावती? इसका स्थापना किया गया हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में इसका स्थापना किया गया है और इसकी जो स्थापना है संगीत नाट्य अकादमी द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी। फरवरी 2024 में ऋतु बाहरी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल? या उड़ीसा की पहली जो है मुख्य महिला न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। फरवरी 2024 में विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? काठमांडू, नेपाल, ढाका, बांग्लादेश, काबुल, अफगानिस्तान या फिर नई दिल्ली, भारत? इसका आयोजन किया गया था काठमांडू, नेपाल में। ऑप्शन ए हो जाएगा। फरवरी 2024 में जस्टिस नवाब सलाम को हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष चुना गया है। वह किस देश के निवासी हैं? यह निवासी हैं लेबनान के। ऑप्शन है। फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंजर भूमि को खेती और वनीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने के लक्ष्य वाली पहल ग्रो की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग, नाबार्ड या फिर राष्ट्रीय कृषि मूल्य आयोग? इसकी शुरुआत करने की घोषणा नीति आयोग द्वारा की गई। ठीक है, ऑप्शन बी। फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस बीमारी के उन्मूलन के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाया गया है? कालाजार, फाइलेरिया, मलेरिया या फिर जापानी बुखार? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फाइलेरिया उन्मूलन के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 24-25 में निम्नलिखित में से किस जगह या किस स्थान पर राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की गई है? रायबरेली, वाराणसी, प्रयागराज या फिर कानपुर? देखिए, यह स्थापित किया जाएगा आपके वाराणसी में इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। हाल ही में उत्तर प्रदेश देश की GDP में योगदान करने वाला महाराष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश का देश की GDP में कितना प्रतिशत योगदान है? इसका सही आंसर ऑप्शन है 9.2। देखिए, उत्तर प्रदेश कुछ समय के लिए दूसरे नंबर पे आ गया था, जिसने भारत की GDP में योगदान करने के मामले में दूसरे नंबर पे था, लेकिन वर्तमान समय में तीसरे नंबर पे है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सा देश है, अब राज्य है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वह जो राज्य है आपका दक्षिण भारत का कोई राज्य है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो दूसरे स्थान पर आ गया। पहले नंबर पर महाराष्ट्र है। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन। फरवरी 2024 में साइमा वाजिद को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह किस देश की निवासी हैं? यह जो है बांग्लादेश की नागरिक हैं। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो शेयर कर दें और उसके साथ साथ अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें।
और मेरे साथ जुड़े रहिए, जिसमें जो है अब जो आपका 2024 है, 2024 के जो भी करंट अफेयर हैं, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं, उनको जो है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से और वैसे भी डिस्कस किया जाएगा, जिससे कि करंट अफेयर वाला भी सेक्शन आप लोगों का अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।